नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। मैं हूं नगमा। हमारे साथ आज खास मेहमान हम लोग में हैं AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन किसी न किसी विवाद की वजह से, और उन पर ये इल्ज़ाम लगते रहे कि वो इस तरह की राजनीति भी करते हैं कि वो सुर्खियों में बने रहें विवादित बयानों की वजह से। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो हैदराबाद में होके भी, जिससे हम कहें कि देश की राजनीति पर असर डालने की कुव्वत रखते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी हमारे साथ आज यहाँ पर खास मेहमान हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया वक्त देने के लिए। ओवैसी साहब, आपका हालिया बयान, मैंने अभी कहा कि आप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं विवादित बयानों से। उसकी वजह है, एक वजह ये कि आपने भारत रत्न के ऊपर जो कमेंट दिया कि भारत रत्न जो है वो ब्राह्मणों का क्लब बन गया है या अपर कास्ट हिंदूज का क्लब बन गया है, उसमें दलित, उसमें मुसलमान, इन लोगों को पीछे छोड़ा गया। इस बात में क्या तर्क है? आप तो वकील हैं, आप बड़ी तर्कसंगत बात हमेशा करते हैं, पर इसमें आपको क्या वजह नजर आई ये बयान देने की? नहीं, इसमें तीन चीज़ें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप इस पर गौर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी बात से मुत्तफ़िक़ हो जाएं। सबसे पहली बात यह है कि हुकूमत चाहे किसी की हो, ये बता दें कि जितने अफराद को, ये जितनी शख्सियतों को भारत रत्न से नवाजा गया, उसमें दलितों का, आदिवासियों का, मुसलमानों का, ख़वातीन का, अपर कास्ट का क्या शेयर रहा। आप देख लीजिए, उसमें 48 शायद अभी तक जिन लोगों को दिया गया, इस अवार्ड से नवाजा गया, उसमें आदिवासी एक भी नहीं है, ख़वातीन बहुत कम हैं, शेड्यूल कास्ट बिल्कुल नाम के बराबर हैं। ये मुसलमानों को दिया गया, चार या 6 लोगों को दिया गया है। तो मेरा मानना यह है कि इसका कोई एक मैकेनिज़्म होना चाहिए कि किन बुनियाद पर आप इतना बड़ा मुल्क का अवार्ड किसी को दे रहे हैं। तीसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में ये कहा कि जब UPA पावर में थी, उस ज़माने में NPA इतना शूट अप हुआ और आपकी इकनॉमिक पॉलिसी ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? प्रणब मुखर्जी थे। जब आप एक ज़बान से उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और फिर आप उनको भारत रत्न देते हैं, तो फिर ये लॉजिक समझ में नहीं आती। क्योंकि वो RSS के हेड ऑफिस को भी गए थे, तो शायद वो भी एक क्वालिफिकेशन हो गया। तो अब नहीं मालूम क्या क्या उसमें लगेगा अभी। तो क्या ये हर पार्टी के लिए सही है कि जब बीजेपी में, अगर आप BJP का शासन है तो आप RSS के हेडक्वार्टर जाएंगे तो भारत रत्न मिल जाएगा, अगर UPA का शासन आ जाएगा तो कहाँ जाना पड़ता है भारत रत्न के लिए? नहीं, अब ये बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं तो कह रहा हूँ कि इसका कोई एक नॉर्म्स होनी चाहिए। अब मिसाल के तौर पर BJP प्राइम मिनिस्टर, इनकी पार्टी दीनदयाल उपाध्याय का नाम लेती है। अब दीनदयाल उपाध्याय की मौत के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ कमीशन बनाया गया। उस कमीशन की रिपोर्ट आज भी पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में मौजूद है। उसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक शख्स ने परजुरी की, झूठ कहा, आज आपने उनको भारत रत्न दे दिया। जो आपके इतने बड़े लीडर हैं दीनदयाल उपाध्याय, जिनके नाम लेते थकते नहीं आप, उनकी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में वो कह रहे हैं कि आप उनको दे देते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो है, ये बड़ा ही एक फ्यूडलिस्टिक इसका अनाउंसमेंट है कि भाई हम जिसको पसंद आ गया और सुबह उठकर मैं बोलूँगा कि नहीं भाई मुझे इनको देना है, मैं दे दूँगा। तो इसका तो कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। इसमें मैं यकीनन जिन लोगों को मिला है उनकी हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने काम किया है, मगर इस मुल्क को इतना आगे जब मुल्क जा रहा है तो आप एक मखसूस तबके को ही इस अवार्ड से नहीं नवाज सकते। हाल में वाजपेयी जी के लिए, भूपेन हजारिका के लिए, प्रणब मुखर्जी के लिए भारत रत्न का ऐलान हुआ, पर आपको जब आप बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या कास्ट या रिलीजन के हिसाब से भी देना चाहिए कि किस प्रपोर्शन में किसको दे रहे हैं? भारत रत्न तो उसे मिलेगा जो उसे डिजर्व करता है। कोई काम ऐसा हो कि आपको भारत रत्न दिया जाए, ये तो नहीं कि आप ट्राइबल हैं या आप मुसलमान हैं तो आपको मिलना है। नहीं हो रहा है ना, वो तो ये हो ही नहीं रहा है। ये अगर आप मैसेज देंगे कि सिर्फ एक ही मखसूस अपर कास्ट लोगों को ही इस अवार्ड से नवाजा जा सकता है इसलिए कि उन्होंने ही इस हमारे वतन अजीज़ के लिए बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए, तो फिर इसका क्राइटेरिया क्या है?
मिसाल तौर पर कल आप प्राइम मिनिस्टर बन गए और आप बोलेंगे नहीं मैं XYZ को अवार्ड दे दूंगी, तो वो तो नहीं हो सकता ना। ये तो बड़ा ही आर्बिट्री सिस्टम है। किसी कंट्रीब्यूशन के लिए अवार्ड दिया जाता है। अगर भूपेन हजारिका को दिया जा रहा है तो जिंदगी भर उन्होंने जो किया। कंट्रीब्यूशन एक बड़ा सब्जेक्टिव टर्म है, कोई ऑब्जेक्टिव इसके ऊपर एनालिसिस, तो भाई इसमें कई लोगों ने इस मुल्क के लिए योगदान दिया है। तो आपके हिसाब से इसको कैसे क्वांटिफाई किया जाएगा किसी के कंट्रीब्यूशन को, कि किसको भारत रत्न? आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसी स्टैंडर्ड्स कमेटी बननी चाहिए क्या? बनाइए, क्यों नहीं बनाते आप? बनाइए। क्या सुझाव है आपका? नहीं, मेरी राय यह है कि आप इसको इस तरह से अवार्ड दीजिए। मैं अवार्ड देने का खिलाफ नहीं हूँ कि इस पूरे देश की जो डाइवर्सिटी है, ये हमारे मुल्क का जो कंपोजिट कल्चर है उसका उसमें रिफ्लेक्शन हो। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है जो सरकार को करना पड़ेगा। तो अब तक अवार्ड्स तो मिले हैं, जाकिर हुसैन साहब को मिले, मौलाना आज़ाद को मिले, अब्दुल कलाम को मिले, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला भारत रत्न, बिस्मिल्लाह खान को मिला भारत रत्न, जाकिर हुसैन साहब को मिला। तो हैं, तो फिर इस लायक पहले लोग बनेंगे तभी तो, या सिर्फ ये देख के दिया जाए कि मजहब क्या है? नहीं, ये तो बड़ा डेंजरस टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कि मेरी नज़र में कोई लायक होगा, आपकी नज़र में नालायक होगा, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए आप एक क्राइटेरिया बनाइए और गवर्नमेंट की मर्जी, ठीक है आप पावर में है, इसका ये मतलब नहीं है कि इतना बड़ा अवार्ड जो है आप किसी को दे देंगे। तो ये इसका कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। और मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि इस मुल्क के लिए तमाम लोग आज भी योगदान दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं। इसका हरगिज़ मतलब ये कोई नहीं कह सकता कि भाई एक ही टिपिकल लोग ही इस मुल्क के लिए काम कर, ऐसा नहीं हो सकता। इस मुल्क की डाइवर्सिटी बहुत है, इसकी खूबसूरती है, उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आपको क्या ये लग रहा है कि इस मुल्क की जो डाइवर्सिटी है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रही है, या उन लोगों को वो जो काम कर रहे हैं, जिस जद्दोजहद में लगे हैं, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा है क्या? यकीनन नहीं किया जा रहा है। इसी तो कह रहा हूँ, अगर एक्नॉलेज करते आप तो आपको बहुत पहले बाबा साहब अम्बेडकर देना पड़ता। आपने दिया ज़रूर, मगर जिस शख्स ने इस मुल्क को संविधान बनाने में इतना बड़ा रोल अदा किया, बल्कि संविधान उन्होंने दिया, आप उनको कब देते हैं? तो ये चीज़ें हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका कोई एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म हो या इसके कोई नॉर्म्स बनाए जाएं और इस मुल्क की डाइवर्सिटी को इसमें रिफ्लेक्ट ज़रूर किया जाना चाहिए। ओवैसी साहब, अभी आप जो बात कर रहे हैं उससे भी ये लगता है कि फिर से वही ये जो धर्म की राजनीति, मजहब की राजनीति, ये वही है। मुसलमानों को दिया जाना चाहिए या दलितों को दिया जाना चाहिए। तो अगर बीजेपी पे ये इल्ज़ाम लगता है कि वो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, तो आप मुसलमानों की राजनीति करते हैं, आप भी वही मजहब की ही तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर मैं एक बात हम तमाम को समझने की ज़रूरत है कि हिंदुत्व में और हिंदू होने में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरा मुकाबला हिंदू से ना था, ना है, ना कभी रहेगा। मेरा मुकाबला हिंदुत्व एक आइडियोलॉजी से है जो हमारे मुल्क के कंपोजिट कल्चर के ख़िलाफ़ है, जो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। अब रहा सवाल कि मैं मुस्लिम राजनीति करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। अगर मैं मुस्लिम राजनीति करता तो आज हिंदुस्तान की लोकसभा में मुसलमान जो हैं सिर्फ 23 जीत कर आते हैं, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर मुस्लिम राजनीति हम करते तो फिर सच्चर कमेटी झूठी होती, रंगनाथ मिश्रा कमीशन झूठा होता, कुंडू कमेटी की रिपोर्ट झूठी होती। तो मेरा पूरा मकसद ये है कि हमारे संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए, उन राइट्स को चाहे माइनॉरिटीज़ में मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो या शेड्यूल कास्ट हो, इन तमाम को राइट्स मिलना ज़रूरी है। जिस दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपने आप पर सही तरीके से ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करेंगे, मैं समझता हूँ कि जो नाइंसाफ़ियाँ और जो तकालीफ हैं उसको किसी हद तक हम दूर कर सकते हैं। आप अपनी सियासत को कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अगर आप कह रहे हैं आप मुस्लिम राजनीति नहीं करते, पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ही है आपकी, क्या है? अगर आप मुसलमानों की ही तो बात कर रहे हैं ना, आप दूसरी माइनॉरिटीज़ की तो बात नहीं कर रहे हैं, आप कोई नेशनल लीडर नहीं की नेशनल इश्यूज़ की तो बात नहीं कर रहे हैं। आप जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि मज़हब के नाम पे जो राजनीति होती है, तो अगर बीजेपी मज़हब के नाम पे राजनीति कर रही है, आपके ऊपर बहुत सारे लोग ये इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जैसे बीजेपी करती है वही दूसरी तरफ से आप करते हैं, उसी तरह के बयान देते हैं, वैसे ही कम्यूनल जिससे भड़कती है भावनाएं। नहीं, जो इस तरह का मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो अफसोस की बात है कि वो जानते नहीं हैं हमारी सियासत को, हमारे काम को। मैं बार बार हर वक्त कहा हूँ कि आप कभी आइए हैदराबाद को, आकर
देखिए, वक्त गुजारिए, हम क्या काम करते हैं। हमने कभी दंगों की सियासत पर भरोसा नहीं किया, ना हमने कभी खुदा न खास्ता लाशों पर सियासत की। हमने काम की बुनियाद पर किया, और यकीनन हमारा मानना यह है कि जब हमारे संविधान में आर्टिकल 29 और 30 है, आर्टिकल 26 है जो कहता है कि आप अपने कल्चर को, रिलीजियस कल्चर को प्रोटेक्ट करिए। अगर मैं इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करता हूँ और मैं इंसाफ की बात करता हूँ, तो अगर आप मुझ पर कम्युनल होने का इल्ज़ाम लगाएंगे, एंटी नेशनल होने का इल्ज़ाम लगाएंगे, तो बहुत गलत है। क्योंकि मेरी पॉलिटिक्स में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान को मैं खुदा न खास्ता एक इस्लामिक मुल्क बना दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जितने भी मुसलमान हैं वो तमाम ख़वातीन नक़ाब लगा लें। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स दिए हैं, आप मुझे और राइट्स को मुझे हासिल करना है। और अंबेडकर ने हम तमाम को, इस हिंदुस्तान के देशवासियों को कहा कि हम तो संविधान तुम्हारे लिए बना दिए। अब ये टूल्स क्या हैं? टूल्स ये कि तुम इलेक्शन में हिस्सा लो, ताकि अपने वोटों से अपने कैंडिडेट्स को कामयाब करो, ताकि हमारा जो ख्वाब है वो लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, जस्टिस का, उसको हम हासिल कर सकें। तो ये इन चीज़ों के लिए तो पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है। जब आप बातें करते हैं तो ये कहाँ बातें आती हैं? फिर बात तो सिर्फ मजहब की आती है। जब आप ये कहते हैं, मैं आपका एक बयान देख रही थी, आपने कहा एक दफ़ा कि इस्लाम ही सभी लोगों का घर है, अगर दूसरे धर्म के लोग इस्लाम अपनाते हैं तो ये उनके लिए घर वापसी जैसा होगा, हर बच्चा मुसलमान होकर ही जन्म लेता है। ये देखिए, ये तो आपको उस वीडियो को यहाँ प्ले करना चाहिए। ये उस वक्त मैंने बयान दिया जब घर वापसी की बात हो रही थी, और उस वक्त संघ परिवार के ऑर्गेनाइजेशंस ने ये कहना शुरू कर दिया कि हम इतने हज़ार देंगे किसी को, मुसलमान को कितने हज़ार देंगे, किसी क्रिश्चियन को। तो मैंने कहा कि भाई, ये मेरा अक़ीदा है। मैं आज भी फिर कह रहा हूँ कि मेरा अक़ीदा है, और मैंने अपने रिलीजियस बिलीफ को सामने रखा। मैंने तो ये नहीं कहा ना कि आपको मानना ही पड़ेगा। मैंने कहा भाई, ये मेरा अक़ीदा है, आ जाओ आप भी, मैं आपको दावत दे रहा हूँ। आपने क्या कहा कि सब लोग मुसलमान ही हैं? भाई, हमारा मुसलमानों का अक़ीदा ये है कि जो भी इस दुनिया में पैदा होता वो मुसलमान पैदा होता। अब उसको बाद में उसके माँ बाप, उसके हालात उसको अपने मज़हब पर चलने की इजाज़त देते। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आना ही पड़ेगा। तो अगर आर्गुमेंट ये होगा कि तुम्हारी घर वापसी होगी और तुमको इतने पैसे दिए जाएंगे। हमेशा आरएसएस का आर्गुमेंट क्या है कि मेरे पे कई टीवी प्रोग्राम्स पे आरएसएस के लोगों ने कहा कि भाई, तुम लगता है कि तुम आला ज़ात के हो और तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे। तो मैं भाई, डीएनए करा लो, देख लेंगे। तो ये कहाँ रुकेगी बात? तो जब रिलीजियस बिलीफ को मैं बयान कर रहा हूँ, जो बात आप कह रहे हैं वही बात सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि डीएनए टेस्ट हो जाए तो सारे मुसलमान के पूर्वज जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो हिंदू निकलेंगे। अब बात देखिए, तो वही है। अगर सुब्रमण्यम साहब के, निजामुद्दीन के घर में अगर मैं खुदवाई कराऊं तो उसमें खाने जहां खां का महल निकलेगा, तो कहाँ रुकेगी बात? तो ये बात तो रुकने वाली नहीं है ना। तो ये वही बात हुई ना, जैसे आप कह रहे हैं कि सब कोई दरअसल मुसलमानी है, वो कह रहे हैं सब लोग हिंदू हैं। नहीं, देखिए, फर्क ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरा रिलीजियस बिलीफ है। आप मत मानिए उसको, मैं सलाम करूंगा आपको। मगर अगर आप ये कहेंगे कि नहीं, तुम्हारे पूरे जितने लोग थे वो इस्लाम पर नहीं थे, और बात हो गई तलवार के बुनियाद, जैसे आरएसएस के लोग कहते हैं, और अक्सर आपने सुना है कि हिंदू में हर आदमी जो हिंदुस्तान में है वो हिंदू है। उस पे बहुत लोगों ने आपत्ति भी, आपको भी हुई होगी कि कैसे कह सकते हैं ये तो उनकी आइडियोलॉजी है ना। ये तो उनकी आइडियोलॉजी, जब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं राष्ट्र, भी हो सकता है कि वो रिलीजियस बिलीफ नहीं है वो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं शुरू में ही कहा कि हिंदुत्व में तो रिलीजियस बिलीफ और उनकी आइडियोलॉजी नहीं, हिंदुत्व में और हिंदुइज्म में जमीन आसमान का फर्क है। मैं कभी हिंदुइज्म के खिलाफ था, ना कभी रहूंगा। यकीनन जब तक जिंदा रहूंगा हिंदुत्व आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ता रहूंगा, क्योंकि ये उस मुल्क के कॉम्पोजिट कल्चर के खिलाफ है। क्योंकि जिन लोगों ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन दिया है वो इसलिए नहीं दिया कि तुम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अपना लो, इसलिए दिया कि तो आप कंपोजिट कल्चर को मानिए और चलिए। बीजेपी तो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रही है, कांग्रेस के बारे में क्या ख्याल है और आपकी पॉलिटिक्स कैसे अलग है? अब देखिए, अब आज मुल्क में ऐसा माहौल है कि जो कांग्रेस की मुखालिफत करेगा वो बीजेपी का एजेंट हो जाता है, और जो मोदी के खिलाफ बोलेगा वो एंटी नेशनल हो जाता है। तो मेरा हाल ऐसा है कि मैं, जो हमारे हैदराबाद में उर्दू में कहावत है कि फंस गई रजिया गुंडों में, तो मेरा हाल वो हो चुका है कि मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूँगा तो बोलेगा एंटी नेशनल है ये,
और कांग्रेस के खिलाफ बोलेंगे तो बोलेंगे ये बी टीम है, सी टीम है, इनसे पैसे ले लिए। तो मैंने कई बार कहा कि भाई कुछ तो दिलाओ मुझे पैसे, अब तक तो नहीं मिले। तो राहुल गांधी खुद हैदराबाद आए थे, आकर 3 सभाएं की मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, और हर जगह पर उन्होंने तोते की तरह रट कर कहा कि ये सी टीम है, पैसे ले लिए, वोट काटते हैं। तो मगर हैदराबाद के वाम ने बता दिया कि कौन बीजेपी को हरा सकता है। तो ये अनफॉर्चुनेट है हमारे पॉलिटिक्स के लिए। मगर एक बात याद रखिए कि दोनों नेशनल पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के ऊपर नहीं, वो दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं कि सबसे बड़ा हिंदू कौन है। ये इनकी लड़ाई है। इसीलिए आप देखते हैं कि चाहे राहुल गांधी और मोदी हो, इनमें कंपटीशन ये है कि अगर आप 2 मंदिर जाएंगे तो मैं 5 को जाऊंगा, अगर आप चल कर जाएंगे तो मैं तालाब में प्लेन को उतार दूंगा। तो ये वन अपमैनशिप चल रहा है इन लोगों में। और ये वन अपमैनशिप कौन बड़ा हिंदू होने के लिए है सिर्फ? आप मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की स्पीच, जो मैं नहीं कह रहा हूं, हिंदू अखबार ने एक आर्टिकल में लिखा कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में कहा कि कांग्रेस हिंदुओं के साथ है। अगर मैं वो बात कह देता कि मैं मुसलमानों के साथ हूं, तो नहीं मालूम एनडीटीवी के साथ साथ कितने टीवी चैनल इसको कई दिन तक एक तनाज़ा बनाकर पेश करते। मगर क्योंकि राहुल गांधी ने कहा है, इसीलिए सब लोग आंख बंद कर लिए और खामोश हो गए। क्योंकि राहुल गांधी सेक्युलर हैं और आप कम्युनल। बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं ना कि मैं हिंदुस्तान में नरेंद्र, ऐसा माना जा रहा है। नहीं, हिंदुस्तान में सब सेकुलर हैं, कम्युनल तो हम ही हैं। तो ये तो अनफॉर्चुनेट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के इम्प्लीमेंटेशन की बात करता है, आप उसको बोलते हैं एंटी नेशनल है, और ये तमाम के तमाम लोग सेकुलर हो जाते हैं। जी, तो जैसा आपने कहा सही कि अगर आप बीजेपी के फेवर में बोलेंगे तो आप कम्युनल हो जाते हैं, और आप कांग्रेस में हैं तो सेक्युलर हैं। ऐसा कुछ माहौल बन गया है। पर आपके लिए बीजेपी आपको अपना विरोधी मान रही है, कांग्रेस आपको बीजेपी का एजेंट बोल रही है, तो आप हैं क्या? मैं अवाम का एजेंट हूँ। अवाम के एजेंट हैं आप? मैं किसी टीम का नहीं हूँ, मैं अपनी पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। देखिए, मैं 8 साल यूपीए के साथ था। कई मरतबा कांग्रेस प्रेसिडेंट के घर पर बुलाया गया, तो उस वक्त तो मैं बड़ा नेक आदमी था। आज हम बुरे हो गए इसलिए कि इनकी मुखालिफत कर रहे हैं। कल भी मैंने मोदी की मुखालिफत की, नो कॉन्फिडेंस मोशन में मैंने मुखालिफत की। हमने तेलंगाना में बीजेपी की तादाद को कम कर दिया। तो ये जो बाइनरी है पूरी पॉलिटिक्स की हमारे मुल्क की, ये दोनों पार्टीज को सूट करता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आइंदा पार्लियामेंट के इलेक्शन में कांग्रेस अकेले अपने बलबूते पर बीजेपी को नहीं हरा सकती। उनके पास ना कैपेसिटी है, ना कैपेबिलिटी है, ना क्वालिटी है, ना वो आवाम को तकारीर के जरिए, स्पीचेस के जरिए आवाम को किसी और जगह पर लेके जाना, वो भी नहीं है आपके पास। तो ये बात समझने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि आप कर सकते हैं तो कर लीजिए, हमारा कोई इतराज नहीं है। तो आपको लग रहा है कि रीजनल पार्टीज जो हैं वही एक एक करके मजबूत होंगी, और महागठबंधन जो बन रहा है उसकी क्या शक्ल आपको नजर आ रही है? कहीं उसमें आपकी कोई जगह, किसके साथ आप रहेंगे? हमारा तो ये स्टेटेड पोजीशन ये कि हम तेलंगाना में केसीआर के साथ हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि तेलंगाना के 17 पार्लियामेंट सीट पर वहाँ पर 17-0 का रिजल्ट आए, ना कांग्रेस जीते ना बीजेपी जीते। दूसरा, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी मेरे करीबी दोस्त हैं, मैं उनसे भी हमारी बातचीत हो रही है। कोशिश हो रही है कि वहाँ वो भी वहाँ पर 20 से ज़्यादा सीट जीत पाएँ। अब आगे जहाँ जहाँ महाराष्ट्र में हमारा प्रकाश अम्बेडकर के साथ अलायंस है, अब हम तो कह रहे हैं प्रकाश अम्बेडकर साहब को कि वो आगे बढ़े, उनके साथ हैं, देखें क्या होता है। यूपी, बिहार और दूसरी जगह बिहार में किशनगंज की एक सीट है जहां पर अख्तरुल ईमान हमारे कैंडिडेट होंगे, वहां लड़ेंगे। अब बाकी जगहों पर जो होगा देखेंगे इंशाल्लाह। तो ये नेशनल चुनाव में आपको ऐसे नेशनल लेवल पे ये लगता है कि मोदी है, मोदी बनाम राहुल गांधी, ये प्रोजेक्शन है, जबकि आप कह रहे हैं कि रीजनल, अगर वो होगा, मोदी बनाम राहुल गांधी होगा, तो फिर मोदी दोबारा आएंगे, तो उसमें कोई नहीं। मगर एक बात है कि जो इलेक्शन सेफोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, जैसा CSGS के संजय कुमार साहब हैं, मैं उनके आर्टिकल्स पढ़ते रहता हूँ, उनसे मेरी तो आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में ऐसे 350 पार्लियामेंट सीटें जहाँ पर रीजनल पार्टीज बहुत रेलिवेंट है, और बगैर इनके कुछ होने वाला नहीं है, इंक्लूडिंग बीजेपी के अलाइज। तो
अगर 2019 में रीजनल पार्टीज 30% वोट क्रॉस करते हैं तो यकीनन उनके बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बनेगी। यानी कि राहुल गांधी नहीं होंगे, मायावती हो सकती हैं, ममता बनर्जी हो सकती हैं। अब ये देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है, मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है और मैं दुआ भी कर रहा हूँ कि इस मुल्क को एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकार मिले, क्योंकि 280 के बाद भी इन्होंने परफॉर्म करने से नहीं कर सके। कांग्रेस को 209 मिले थे 2009 के पार्लिमानी चुनाव में। तो अब के बार एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को मौका मिले ताकि वो काम कर सकें जो आवाम जिसकी उम्मीद लगाए बैठी है। नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी सरकार में सबसे अच्छा चेहरा प्रधानमंत्री का कौन नजर आ रहा है आपको? अब देखिए, ये जो है ना, ये चेहरे की सियासत बहुत मुल्क के लिए नुकसानदेह हो गई। कोई तो होना चाहिए। नहीं, चेहरा कोई भी होगा, इनमें से चेहरा कोई होगा। नहीं, ये चेहरे की सियासत कब तक करेंगे? अभी तो चेहरे ही हैं। राहुल गांधी को मोदी जी के खिलाफ खड़ा किया गया है, प्रियंका गांधी आ गई हैं। अब बहुत अच्छा है, करिए, आप जितने चेहरे ला लीजिए, मगर ये चेहरे और जुमले में जोड़ है। तो हम चाह रहे हैं कि भाई एक चेहरों से नहीं होगा, बल्कि एक सही सिंसियरिटी के साथ अगर कोई अप्रोच करेगा जी। हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, मैं तो एक साफ तौर से कह रहा हूँ। उस गुर्बत का कैसे ख़ात्मा करेंगे आप? बहुत ज़्यादा गरीबी है, बहुत ज़्यादा। हम जब इलेक्शन के टाइम पर जाकर अर्बन एरियाज़ हो, रूरल एरियाज देखते हैं ना, और फिर जब टीवी स्टूडियो में बैठकर बड़े बड़े इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स की बातें सुनते हैं, उनको लगता है कि भाई उनको पकड़ कर लाकर दिखाएं कि भाई ये देखो, इसका हल निकालो। तो ये इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये बिगेस्ट चैलेंज है हमारे लिए एज अ पॉलिटिशियन, एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। पर अफसोस ये कि हमारी राजनीति जब शुरू होती है विकास की बात से और तमाम बातों से, पर वापस खत्म होती है मंदिर की बात पे, आरक्षण के बात पे, चाहे सवर्णों का आरक्षण हो या दूसरी चीजें हो। एक ब्रेक लेंगे हम लोग में। असदुद्दीन ओवैसी साहब से बातचीत हमारी जारी रहेगी। आप देख रहे हैं हम लोग, हमारे साथ खास मेहमान AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी हैं। ओवैसी साहब, ब्रेक में जाने के पहले मैं बात कर रही थी कि हमारी सियासत की मजबूरी है कि हम कितनी भी विकास की बात करें और गुर्बत ख़त्म करने की बात करें, पर दरअसल हम वही आरक्षण जाति या मज़हब पे आ जाते हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। शायद 58-57 दिन ऐसे कुछ बचे हैं। हम उससे पहले आपने देखा कि सवर्ण आरक्षण का मुद्दा उठा, ज़ोर शोर से सवर्णों को आरक्षण दिया गया। राम मंदिर लगातार चर्चा में रहा है। सवर्ण आरक्षण पर आप सरकार के खिलाफ रहे, उसके विरोध की वजह? नहीं, इसलिए कि एक तो ये कि इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर रिजर्वेशन नहीं जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न ही नहीं है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब ये बहस होगी, मेरी ज़ाती राय है कि सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी को रिजर्वेशन देते हैं तो आपके पास एक एम्पेरिकल डेटा होना चाहिए कि भाई सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है। आप सोशल बैकवर्ड कैसे प्रूव करेंगे अपर कास्ट का? कितने प्राइम मिनिस्टर बने, कितने डिफेंस मिनिस्टर बने, कितने भारत रत्न मिले? ये सोशल बैकवर्डनेस तो नहीं होगा ना क्राइटेरिया का। एजुकेशनल बैकवर्डनेस कैसे प्रूव करेंगे आप? तो ये इंदिरा साहनी 9 जजेस का जजमेंट भी है और ये क्लियर इन्होंने क्राइटेरिया ले डाउन किया। अब सरकार अचानक ये लेकर आती है और आप लोग उसमें कोई संशोधन की मांग कर सकते थे, कुछ बदलाव नहीं कर सकते थे? देखिए, बाबा साहिब अम्बेडकर ने रिजर्वेशन की जो पूरी जंग रही है वो इकोनॉमिक ग्राउंड्स पे नहीं रही है। रिजर्वेशन उनको मिलेगा जिनसे नाइंसाफ़ी हुई है, जिनसे नाइंसाफ़ी हो रही है। और इक्वालिटी की जो हम बात करते हैं वो सब्सटेंटिव इक्वालिटी होनी चाहिए। पर जो गरीब हैं, जैसे मुसलमानों को भी हो सकता है इसमें आरक्षण मिलता है, जो गरीब मुसलमान हैं नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नहीं आएंगे मुसलमान उसमें। अगर आप क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है, एक जर्नलिस्ट है रुक्मिनी, जिन्होंने मिंट में एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा और उन्होंने पूरा डेटा दिया। हाउस होल्ड इनकम सबसे लोएस्ट दलित, SCs और STs के बाद मुसलमानों की है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का उन्होंने बाज़ाब्ता उसमें उसकी रिपोर्ट और उसके फाइंडिंग्स को पेश किया कि सबसे पुअर जो है मुसलमान है। इंटर जनरेशनल जो ऑपरेबिलिटी है वो सबसे, माने हर दलित का बेटा हो या प्रकाश का बेटा हो या बेटी हो, इन सब ने प्रोग्रेस किया, अपने बाप से आगे बढ़े।
डेटा है कि कोई आगे नहीं बढ़ा तो मुस्लिम इसके कम्युनिटी लिए जिम्मेदार मुस्लिम लीडरशिप है या आपके जैसे लीडर्स हैं या कौन रहे मुसलमानों के लीडर्स? कांग्रेस है? एक बात तो यकीन कर लीजिए कि कोई लीडरशिप नाम की चीज नहीं रही मुसलमानों की। पर मुसलमानों की वोट बैंक के नाम पे सियासत तो बहुत हुई। मुसलमानों का कभी वोट बैंक था ना है ना कभी रहेगा, ये एक मिथ है। वोट बैंक अगर किसी का रहा है और रहेगा, वो रहा है मेजॉरिटी कम्युनिटी का। मुस्लिम वोट बैंक अगर होता तो फिर ये इतने फाइंडिंग्स। कांग्रेस हमेशा से दलित मुसलमानों के वोट बैंक पर निर्भर रही, फिर दलित पार्टियां। कांग्रेस का प्रॉब्लम ये है, और कांग्रेस हमेशा जितने हिंदुस्तान में मसाइल हैं, बीमारियां हैं, उन तमाम की ईजाद कांग्रेस ने की है, और वो कांग्रेस की ही वजह से पूरे मसाइल हैं। अगर आप कितने कमिटीज बनाए आपने, कितने रिकमेंडेशंस पे आपने इंप्लीमेंट किया। सच्चर कमेटी आपने बनाई, चलिए मैं मुबारकबाद देता हूं मनमोहन सिंह साहब, 72 रिकमेंडेशन, अब तक सिर्फ 3 रिकमेंडेशन में इंप्लीमेंटेशन हुआ। मिश्रा कमीशन आपने बनाई जी, पार्लियामेंट में टेबल करने से घबराए आप। कुंडू कमेटी इस सरकार में पेश हुई, नहीं मालूम किस डस्टबिन में पड़ी हुई है। एनएसएसओ का डेटा है, अब तो एनएसएसओ का डेटा आना ही बंद हो गया। तो यही तो हम कह रहे हैं कि भाई जब आपके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है आपकी, जब आप संविधान परोत लेते हैं तो आप कहते हैं कि विदाउट फियर एंड विदाउट इल विल टुवर्ड्स एनी कम्युनिटी हम काम करेंगे, तो फिर आप क्यों नहीं करते काम आप? तो ये तो कहा मोदी जी ने कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ दे रहे हैं वो, सबका विकास कर रहे हैं वो। तो इनसे मैंने कल अपनी कर रहे हैं, आपको लग रहा है? मैं इसीलिए तो इनको एक्सपोज किया हूं कि हर साल 85 लाख माइनॉरिटीज के बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप से महरूम हो रहे हैं। आप देते नहीं है, सिर्फ 1000 करोड़ बढ़ाइए 85 लाख को मिलेगा, नहीं देते आप। पर वैसे साहब मुसलमानों की जो हालत, जैसा आप बता रहे हैं कि प्रोग्रेस नहीं की अपनी इस जनरेशन से अगली जनरेशन में आगे नहीं बढ़े, तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं है कि किया नहीं, या कोई किसी तरह की कम्युनिटी के अंदर लीडरशिप नहीं हुई? यकीनन किसी हद तक जिम्मेदारी मुझ पर भी आयद होती है, मैं इसको मानता हूं, मगर जिसको हमने वोट दिया, जिसको हमने विधानसभा में सांसद में भिजाया, जिसको हमने मंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, भाई आपका क्या रोल रहा? आपने तो हमेशा मुझे डरा कर रखा कि अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो बीजेपी आ जाएगी, तुम हमको वोट दो तुम्हारी मस्जिद की हिफाजत करेंगे, तुम हमको वोट दो कम्युनल राइट नहीं होगा। डरा के वोट लेते रहे, डरा के वोट। अब हासिल क्या है? ये बात आज भी मुसलमानों को समझने की जरूरत है कि आपने क्या हासिल किया। हम इस दुनिया में पैदा इसलिए नहीं हुए कि हम सिर्फ इन सेकुलर पार्टीज को सलाम करते रहे, उनको वोट डालते रहे, 1 नस्ल 2 नस्ल 3 4, ये गुलामी तो तोड़ना पड़ेगा भाई। ये सेकुलरिज्म का बोझ अब हमने उठाने तैयार नहीं है, ये बोझ सबको उठाना पड़ेगा। ये बोझ ऐसा होगा कि भाई इलेक्शन आ गया तो मुसलमान के दिल में आता है कि भाई अब मुझे उठाना है बोझ, बस मुझे मुल्क के बारे में। भाई आप सब, मुल्क सबका है, ये सेकुलरिज्म का बोझ सबका है। जैसे ही चुनाव आया है, सेकुलरिज्म की बात की आपने और बोझ की बात की उसके, तो एक राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से चला, और बार बार जैसे चुनाव आते हैं ये मुद्दा आता है। इस वक्त भी अब मामला कोर्ट में है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कैसे उसके इर्द गिर्द मूवमेंट बन रही है। और अगर आप कहते हैं कि एक सांप्रदायिक सौहार्द रहना चाहिए, तो वहां पे राम मंदिर भी क्या बन जाना चाहिए कि इससे वो बनी रहेगी सोशल हार्मनी? देखिए, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन के बाद कि एक सरकार जो कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लेती है कि हम किसी मजहब के खिलाफ काम नहीं करेंगे, ये जो एक्सेस लैंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रिसीवर है। आप रिसीवर रहते हुए आप कह रहे हैं कि भाई इनको दे दो, आप रिसीवर हैं, आप कैसे बायस हो सकते हैं? यूपी सरकार कभी भी पार्टी नहीं बनी, जब से योगी बने पार्टी बन गए। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप कॉन्स्टिट्यूशन पर ओथ लेते हैं और कुंभ मेले में कैबिनेट मीटिंग करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर कोई मुसलमान चीफ मिनिस्टर होता और वो बोलता कि भाई मैं जाकर एक मस्जिद में कैबिनेट मीटिंग लूंगा, क्या हो जाएगा? तूफान खड़ा हो जाएगा। तो हम यही तो कह रहे हैं कि इस मुल्क का सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि सरकार रिलीजन न्यूट्रल रहे। अब रहा सवाल राम मंदिर का मुद्दा, कोर्ट में ये चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। आप कल प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में कहते हैं कि अपोजिशन क्रिटिसाइज किया कि आप लोग जुडिशरी पर तनकीद करते। इनके कई लीडर्स ने आरएसएस के बाकायदा थ्रेट किया कि क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनता है। अब सुप्रीम कोर्ट सुने, हम तो तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट सुने, दोनों पार्टीज को मौका मिले अपनी अपनी बात रखने का। ये टाइटल सूट है, ये कोई आस्था का सूट नहीं है।
ये टाइटल सूट है, जो जीतेगा सुप्रीम कोर्ट में उसको वो जमीन मिलेगी। जी जी। कई बातें इस तरह की आपकी लगातार लेकिन फिर रहती हैं कि जिससे विवाद बार बार खड़ा होता है। खुद मुसलमान कम्युनिटी में से भी बहुत सारे लोग कहने लगते हैं कि आप तो कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मसलन जावेद अख्तर ने बार बार कहा, जब आपने अब तो 2016 की बात हो गई। एक बात सुनिए, आप जिस शख्स का नाम ले रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि कभी एक स्कूल की बिल्डिंग बनाएं, कि उन्होंने कम्युनिटी के लिए कभी कुछ नहीं आइए आकर देखिए हैदराबाद में हम क्या काम करते हैं जी। दिन के 10 घंटे हम लोग काम करते हैं, आवाम के दरमियान में रहते हैं। हर साल हम लोग 20,000 गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की मदद करते हैं जी। तो ये छोड़िए, ये लोगों को लेकिन मुद्दा जो था वो भारत माता की जय बोलने पे था। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि दोबारा आप तो उस 2016 की बात थी, आपका ये बयान, लेकिन ये माहौल तो बना हुआ है कि अगर आप ये बोलते हैं तो आप नेशनलिस्ट हैं, आप राष्ट्रवादी नहीं बोलते हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। वही तो मैं चाह रहा था कि इनको एक्सपोज करना। तो आप क्या बनना? एक्सपोज तो हो चुके ना ये लोग। नहीं, पर आपको इससे एतराज इतना ज्यादा क्यों है, ये सवाल था। अभी भी है, बने हुए आप उस बात पर? बिल्कुल है। देखिए, मैं हरगिज किसी को रोकूंगा नहीं, ना मैं किसी को बुरा समझूंगा अगर कोई वो नारा लगाता है। बिल्कुल लगाइए आप। मेरा बोलना उस वक्त हुआ जब आरएसएस के चीफ ने कहा कि जो लोग इस तरह का नारा नहीं लगाएंगे वो मुल्क से मोहब्बत नहीं करते। भाई, सन 57 की जंग आजादी में आरएसएस नहीं थी। जब जंग आजादी हो रही थी आरएसएस तो अंग्रेजों के साथ दे रही थी जी। आप आकर आज मुझे नेशनलिज्म का दर्ज देंगे, सिखाएंगे? तो इस मुल्क में यकीनन वो नारा भी लगाया गया, वंदे मातरम भी पढ़ाया गया, जय हिंद के नारे लगाए गए और सब ने मिलकर इस मुल्क को अंग्रेज आजाद किया। मगर अगर आप ये बोलेंगे कि ये टेस्ट होगा तुम्हारे नेशनलिज्म का, मैं इसको मानने तैयार नहीं हूं, क्योंकि ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई रिक्वायरमेंट है। आप जरूर बोलिए, पर नेशनलिज्म पे बहस बहुत जोर शोर से। नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद, आप अपने को राष्ट्रवादी मानते हैं? क्या है आपके लिए राष्ट्रवाद? मैं अपने आप को इंडियन नेशनलिस्ट मानता हूं और मैं समझता हूं कि हम तमाम को एक पेट्रियट होने की जरूरत है। पेट्रियटिज्म में और नेशनलिज्म में बहुत फर्क है। तो क्या फर्क है नेशनलिज्म और पेट्रियटिज्म में? पेट्रियटिज्म में फर्क यह है कि अगर कोई सरकार गलती करेगी तो आप उसके खिलाफ बोलेंगे, और अगर आप ज्यादा नेशनलिस्ट हो गए तो आप अंधे हो जाएंगे, भक्त हो जाएंगे। आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आप बोलेंगे बस वही सही है, बाकी सब चोर हैं। आप कह रहे हैं कि जो नेशनलिस्ट हैं वो भक्त हैं? नहीं, अब ये देखिए, जो इंडियन नेशनलिज्म में और हिंदू नेशनलिज्म में बहुत फर्क है। प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन नेशनलिज्म की बात करिए कि आप इंडियन नेशनलिज्म में बिलीव करते हैं? इंडियन नेशनलिज्म जो इंक्लूसिव है जी। प्राइम मिनिस्टर ने रॉयटर्स को इंटरव्यू देते कहा कि मैं एक हिंदू नेशनलिस्ट हूं। तो क्या हमने इसलिए लड़ी थी आजादी की लड़ाई कि आप हिंदू नेशनलिस्ट हो जाएं? आपने तो संविधान परोत लिया, तो आपको तो इंडियन नेशनलिस्ट होना चाहिए। आज भी कह रहे हैं कि आप नेशनलिस्ट नहीं, आप पेट्रियट हैं। नेशनलिस्ट, पहले मैं पेट्रियट और नेशनलिस्ट हूं। मैं इन्हीं चीजों को मानता हूं। सवाल यहाँ से, ठीक है बोलिए सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप दोनों नेशनल पार्टियों में से किसी को सपोर्ट नहीं करते और आप कहते हैं कि रीजनल पार्टी फ्यूचर है। तो सर, ये रीजनल पार्टी का शेप क्या है, क्या शक्ल है उसकी, कैसे फ्यूचर है? और यू सी योर सेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर? नहीं, कभी नहीं सर। ये न थी हमारी किस्मत, ना रहेगी, ना मेरा शौक़ है, ना मेरा कोई इरादा है। मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ, उस कोशिश में कामयाब होऊंगा नहीं, अलग बात है। जहाँ तक सवाल रीजनल पार्टीज़ का है, रीजनल, मैंने पहले आपसे कहा कि हमारे मुल्क के 300-350 पार्लियामेंट सीट्स ऐसे हैं जहाँ पर रीजनल पार्टीज नज़रअंदाज नहीं कर सकते आप। क्या आज भी जो 280 की बीजेपी की सरकार है उसमें अलाइज हैं, शिवसेना है, रामविलास पासवान है, अकाली दल है, अपना दल है, तो यही तो सब मिलकर तो इनको आए ना जी। तो कल भी मैं कह रहा हूँ कि डीएमके साउथ में है, टीआरएस है, वाईएसआर आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में है, यूपी में आप देख रहे हैं कि समाजवादी और बीएसपी है। तो ऐसे कई रीजनल पार्टीज़ हैं जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे और आप जैसे नौजवानों को इनको एक मौका देना चाहिए। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब भी हम आपका नाम सुनते हैं तो दिमाग में एक चीज़ आती है प्रो मुस्लिम, हमेशा, जैसी आपकी छवि बनी है। तो अगर जैसे आपने बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिए हैं कि इसको हम ख़त्म करें, कि चुनाव लड़ने का राइट दिया है, वो कुछ भी करने का राइट दिया है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत करेंगे। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि उसी वक्त की आप 3 साल 3rd टर्म में आप एमपी हैं इस वक्त, लेकिन ओवैसी अभी तक सिर्फ हैदराबाद में कन्फाइंड क्यों है? सिर्फ उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में कन्फाइंड क्यों है कि पूरे इंडिया में क्यों नहीं बन पा रहा? तो महाराष्ट्र में मेरे 2 MLAs हैं, महाराष्ट्र में मेरे कॉरपोरेटर्स हैं, उत्तर प्रदेश में मेरे कॉरपोरेटर्स हैं,
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि यूपी में, बिहार, सीमांचल के इलाके में जो सबसे बैकवर्ड एरिया है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक के इलाकों, कोशिश कर रहे हैं। जो यूपी के आपकी पार्टी के नेता हैं वो चाह रहे हैं कि आप यूपी से आके इलेक्शन लड़ें। क्या सर आप यूपी से इलेक्शन लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो कौन सी सीट से लड़ेंगे? अभी डिसाइड करेंगे, बात करेंगे शौकत साहब से बात करके फैसला करेंगे। जब भी आप अपना स्पीच देते हैं तो उसमें आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आप कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं, कभी भी आप यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, कभी आप विकास पे क्यों नहीं बोलते? ऐसा क्या बात है सर कि आप इन्हीं के खिलाफ बोल करके सर अब सारी तालियां बटोर जाते हैं? इसीलिए बोलता हूं क्योंकि वो ये दोनों यूथ के खिलाफ हैं जी। और आप देखिए हमारे मुल्क की आबादी जो है 50% 25 साल की आबादी है। आपको मालूम कितने लोकसभा में एमपीज हैं जो 40 साल कम उम्र के हैं? 20% मैंने बिल्कुल हार्डली, वो भी नहीं है। तो इसका फिर कौन जिम्मेदार है भाई? यही तो बड़े बड़े जो सो कॉल्ड नेशनल पार्टीज हैं, आप क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस मुल्क की आबादी को? अगर इस मुल्क की 65% आबादी 35 साल की कम उम्र की है तो टिकट मिलना चाहिए। अब हमारे मुल्क में प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई नेता 50 साल का भी हो जाता है तो यूथ लीडर होता है, उसको चेंज करने की जरूरत है। 50 में तो यूथ ही हैं, युवा नेता बनते हैं 50 साल तक होते हैं। अब बूढ़े ही नहीं होंगे फिर कोई तो। आखिरी सवाल 2019 चुनाव से जुड़ा पूछना चाहती हूँ कि इस चुनाव में आपको लग रहा है कि सरकार वापस आ रही है बीजेपी की? मोदी उतने ही मजबूत हैं जितनी संख्या में वो आए थे? देखिए, ये सरकार काफ़ी बदनाम हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है, अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई है। और ये बहुत ज़रूरी है कि रीजनल पार्टीज़ सही तरीके से बैठकर फैसला करें और मैक्सिमम इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि ना बीजेपी ना कांग्रेस जीते, तो यकीनन इस मुल्क को हम एक नई राह दिखा सकते हैं, एक नए हिंदुस्तान को बना सकते हैं। उसमें राहुल गांधी लगातार जुटे हुए हैं और महागठबंधन को एक वो फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ कोशिश कर रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि बस मैं बड़ा हूँ और सब आ जाओ अतराफ मेरे जमा हो जाओ, तो वो तो नहीं हो सकता, वो नहीं हो पाएगा। वो मोदी का विकल्प कौन देख रहे हैं आप? राहुल गांधी हैं? नहीं, ये आप क्यों बार बार आप लोग दिल्ली के जितने टीवी स्टूडियो में सब लोग बैठते दोनों ही की बात करते हैं। तीसरा कौन आपको नजर आ रहा है? भाई ये 100 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला मुल्क है, क्या हम मोहताज हैं सिर्फ दो चेहरों के? मोहताज नहीं होंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि कोई ऐसा उठा है, उभरा है चेहरा? मायावती उभरेगा, है, बिल्कुल नहीं, ममता है, बिल्कुल उभरेगा। इस मुल्क में ऐसे काबिल लोग हैं जो इस मुल्क को मोदी और राहुल गांधी से अच्छा राह दिखा सकते हैं और हमको मानना चाहिए। ये हमारे मुल्क में टैलेंट है, बहुत ज्यादा है, बहुत काबिल लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उनसे अच्छे हैं। मगर ये जो हम जो फिक्सेटेड है ना इन दोनों पर, नहीं मालूम क्या जादू कर दिया कि बस इन दोनों की बात आती। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत चेहरे हैं और मुझे यकीन है कि अगर रीजनल पार्टी सही तरीके से काम करेंगे तो उनके बगैर ना कोई सरकार बनेगी, बहुत बड़ा रोल अदा करेंगे। अब तो प्रियंका गांधी भी आ गई हैं। अब उनकी पार्टी का फैसला है जी। तो न मोदी न राहुल, आप चाहते हैं कि इन दोनों के बगैर एक सरकार बने, मोदी से आजाद और राहुल गांधी से भी आजाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओवैसी साहब। थैंक यू।